हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ओहो यूट्यूब चैनल इस्माइल विद एजुकांत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्माइल विद एजुकांत। देखिए बच्चों, मैं अभी 10th क्लास के बेस को लेकर चल रहा था, लेकिन इंग्लिश में मैंने कोशिश की है कि 12वीं तक और छोटे मोटे एग्जाम्पल, छोटे मोटे रूल्स मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम एयरफोर्स नेवी तक के भी दिए हैं। अब इसी सेक्शन में मैंने जीके को शुरू किया है, जिसमें मैं आपको वन लाइन के या कह सकते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा और कोशिश करूंगा अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के दूंगा, चाहे वो ज्योग्राफी का हो सकता है, पॉलिटिकल का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर का होगा, पॉलिटिक्स का, पॉलिटी का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होंगे, ठीक है, जनरल साइंस से संबंधित होंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जीके के। तो आज हमने लिया है भूगोल को। भूगोल से ही शुरुआत की करेंगे, हम भूगोल से ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो इसकी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, इन वीडियोस को आप देखते रहिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। न केवल उन बच्चों के लिए जो 6th स्टैंडर्ड से हैं, बल्कि 12th स्टैंडर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आते हैं, एमसीक्यू के रूप में जीके में काम आते हैं, जीएस कह सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। तो बेटा हिकेटियस। क्या है बेटा? हिकेटियस। ध्यान रखिएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बेटा, हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बेटा, हिकेटियस। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको मेरी वीडियोस में सुनते सुनते भी याद हो जाए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बेटा, हिकेटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल के लिए जियोग्राफिका, ये लिखा हुआ है जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले, यानी जिसे हम जियोग्राफी बोलते हैं, उसमें जियोग्राफिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो वो था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज। ज्योग्राफी वर्ड का, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया भूगोल के लिए? इराटोस्थनीज। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। नेक्स्ट है बेटा कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का। तो भू आकृति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पेसेल को। किसे बोलते हैं बेटा? पेसेल है, यानी पेसेल भू आकृति विज्ञान के जनक है। लेकिन भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। और ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? इराटोस्थनीज ने। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? वो है एच बैरोज। अब यहां से यहां तक के शब्द पर फोकस करिएगा। वैसे आपको याद करना है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला कौन है? एच बैरोज। अब सवाल यह बनता है कि मानव पारिस्थितिकी के रूप में होता क्या है? सुनिए बेटा, भूगोल को मानवों के लिए प्रस्तुत करना, मानवों के लिए या मानव के जीवन में भूगोल का क्या महत्व है, इस चीज को जिसने समझाया, परिभाषित किया, वो थे हमारे एच बैरोज। एच कौन थे? बैरोज। अगला है बेटा, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय, भूगोल का नहीं, यानी भूगोल में गणित को लाने वाला या गणित के सवालों को भूगोल से संबंधित करने वाला, जिसे हम गणितीय भूगोल कहते हैं, वो है हमारे थैल्स। कौन है बेटा? थैल्स। आपने 10th में पढ़ा भी होगा थैल्स प्रमेय। तो जो थैल्स है वही गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है? मैं जूम कर देता हूं, आपको दिखाई भी देगा। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है? तो देखिए, क्षेत्रीय भूगोल का पिता माना जाता है कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर ऐसे हैं जिन्होंने दो चीजों में काम किया, एक क्षेत्रीय भूगोल और एक मानव भूगोल, दोनों में। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर, क्षेत्रीय भूगोल का संस्थापक या कह सकते पिता, वो भी कार्ल रिटर। लेकिन मानव भूगोल में भूगोल को परिभाषित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी के रूप में वो एच बैरोज थे। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगला है, सौर मंडल के बारे में
विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? यानी सौर मंडल को दुनिया के सामने दर्शाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे कॉपरनिकस। कौन थे बेटा? कॉपरनिकस। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सामने सौर मंडल के बारे में, सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे वो थे हमारे कॉपरनिकस। यहां तक समझ में आया? इससे आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, मैं मानता हूं सभी बच्चे जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, अभी हम नाम नहीं देंगे, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, ठीक है, खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं बेटा? ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसी ग्रह के, अभी हमने समझा था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, वो तो हमारे ग्रह थे। अब किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं हम? उपग्रह। देखिए, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये जो है, ये क्या है बेटा? ग्रह। क्या है? ग्रह। अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। अब इसको मान लेते हैं, ये एक पॉइंट में इसको कर देता हूं आपके लिए समझाने के लिए। ये हमारा एक ग्रह है, किसके चक्कर लगा रहा है? देखिए, किसके चक्कर लगा रहा है? ये सूरज के, ठीक है ना। अब इस ग्रह के, ये जो ग्रह है, इसके चक्कर लगाने वाला ये जो पिंड है, इस ग्रह के चक्कर लगाने वाला ये जो पिंड है, ये क्या कहलाएगा बेटा? उपग्रह। क्या कहलाएगा? उपग्रह। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड या छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। यहां तक समझ में आया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया बेटा? केपलर ने। ग्रहों की गति, यानी उसने बताया कि ग्रह जो होते हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। ये किसने बताया? केपलर ने। ठीक। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं बेटा? 8। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं बेटा? 8 ग्रह हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डेलिब्रेट करके समझाऊंगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है। इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले येलो कलर का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा येलो कलर में होता है सूरज। इसमें लिख दिया मैंने सन। ठीक है, इधर से कर देता हूं, ये हमारा सन है। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन पुटअप कर रहा है हमारा। क्या क्वेश्चन है हमारा? कि सूर्य से बढ़ती दूरी, यानी दूर होते हुए, जैसे यहां पर थोड़ा समझा, दूर होते हुए, यानी दूर होते हुए इस क्रम में हमें अरेंज करना है। तो सूर्य से थोड़ी सी दूरी पर तो क्या है बेटा? बुध। फिर बुध के बाद क्या है बेटा? दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, शुक्र। फिर कौन सा है बेटा? तीसरा कलर लेता हूं, पृथ्वी। फिर कौन सा है बेटा हमारा? मंगल। यानी ये जो लिखे हुए हैं ये दूरी है, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार। तो अगर इस क्रम में अगर हम नोटिस करें तो देखो, सबसे दूर कौन सा है? मंगल। फिर पास में कौन सा है बेटा? पृथ्वी। उससे भी पास में क्या है? शुक्र। और सबसे पास में है बुध। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहले बुध है, उसके बाद बेटा शुक्र है, उसके बाद बेटा पृथ्वी है, और फिर मंगल। अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही और आरोही क्या होता है सुन लीजिए। अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे। अब इंक्रीजिंग क्या होता है, जिसे हम आरोही बोलते हैं, वो होता है नीचे से ऊपर। ठीक है, अब इसे सरल भाषा में समझिए। अवरोही का मतलब कह रहा है
कि हमें आकार के अनुसार, यानी सबसे पहले बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आकार में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद क्या है? शनि। उसके बाद अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो सबसे छोटा हो गया बुध और सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति। ठीक है, तो सूर्य से हमने आपको दूरी के अनुसार बताए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, आकार के अनुसार देखें तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तारे नहीं, तारामंडल, यानी जहां पर तारे पाए जाते हैं। जैसे वायु पाई जाती है जहां तक, वो वायुमंडल, ऐसे तारे जहां तक पाए जाते हैं, ऐसे हमारे कितने हैं? 89। कितने हैं बेटा? 89। अंतरिक्ष में जो अभी तक अंदाजा लगाया गया है वो कितने तारामंडल माने जाते हैं? 89। नेक्स्ट, ये बेटा मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैं इसको अलग से, ये नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? हिमालय तो किस पर है? पृथ्वी पर है ना, हिमालय पृथ्वी पर पर्वत है। ऐसे ही नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर। किस पर है बेटा? मंगल पर। अगला है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मतलब सौर मंडल का, हम विद्वान उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की, अपने हिसाब से, मानव के हिसाब से। तो देखिए, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, आर्टिफिशियल नहीं कह रहे हैं, जो नेचुरली हैं, तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो हमारा सूर्य है। क्या है बेटा? सूर्य। अब सूर्य के संगठन में, यानी सूर्य की जो बनावट है वो किन गैसों से हो रही है या किन गैसों से मानी जाती है? वो है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की जो तेज है, उसका उजाला है, प्रकाश है, वो किन गैसों के समायोजन से, संगठन से? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मैं लिखना कुछ और चाह रहा था, लिख कुछ गया। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल, सूर्य के बीचों बीच के भाग को या मध्य भाग को प्रकाश मंडल, ठीक है। और सूर्य के ऊपरी भाग को, जो ये ऊपरी हिस्सा है, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, इस भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल, सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल। सौर मंडल का जन्मदाता भी सूर्य है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से। नेक्स्ट है बेटा, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? सवाल बनता है हमारा, मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। सवाल है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी, इस पर ध्यान रखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दोबारा सुन लीजिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो सूर्य का निकलना ना निकलना से मतलब नहीं है, पृथ्वी की वजह से हो रहा है। ये पृथ्वी कहां से घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पहले कहां पर थी वो? पश्चिम दिशा में। तो सूर्य का पश्चिमी भाग तो दबा छिप जाएगा ना, दिखेगा कौन सा? पूर्वी भाग। इसलिए सूर्य हमें पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, मतलब पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है, यानी इस तरीके से। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके एक नोटबुक बनाइएगा, उसको नोट डाउन करिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपके काम आने वाली चीज़ों के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं सारी जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही है मैं अकेला ही बनाता हूँ, अकेले ही कोशिश करता हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट से
मैं और भी चीज़ों पर काम करूँगा। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।